ये बात तब की है जब 1885 में अनुभव ठाकुर सर एओ ह्यूम जी के पास गए, एक ऐसे विचार के साथ जो आगे चलकर पूरे भारत की आवाज बनने वाला था। अगर पूरे भारत की आवाज को एक मंच मिल जाए तो जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकेगी। एक विचार, एक सपना। तो तय रहा, अब हम एक ऐसा संगठन बनाएंगे जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बनेगा। जब से इस धरती पे जन्म लिया है, किसके लिए काम कर रहा हूं? आप लोग के लिए तो काम कर रहा हूं। अब देख लो 1885 में पहुंच गया मैं, ठीक है, एओ ह्यूम जी के पास, जिससे कि क्या किया मैंने और उनने एक पार्टी मिलकर बनाई 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि पहले क्या होता था, छोटे छोटे एसोसिएशंस होते थे भारत में। जैसे अगर भारत के मतलब राजस्थान में किसी को प्रॉब्लम थी तो राजस्थान का एसोसिएशन था, बॉम्बे में किसी को प्रॉब्लम थी तो बॉम्बे का एसोसिएशन था। तो इसलिए एक ऐसी पार्टी फॉर्म की गई जिसमें पूरे देश के लोगों को कोई भी दिक्कत होती थी वो उस पार्टी के पास जाता था। तो जय हिंद साथियों, मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 जी के पीडिया पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बहुत ही पुरानी पार्टी है और स्टिल अभी तक है। तो मैं बात करूंगा कि उस पार्टी का फॉर्मेशन क्यों हुआ, किसने किया, कब किया और किसका किसका सहयोग उसमें रहा। समझ रहे हो? तो बिना देरी करे आज हम लोग शुरू करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं आपसे कि सर मैं इस लेक्चर में क्या बात करूंगा, तो भाई मेरे सब मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई बंधु, छोटे बड़े भाई सब मेरे देखेंगे क्या कि मैं इसमें आज सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सर इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक। देन फिर उसके बाद बात करेंगे फेज 1। मैंने इसको 3 फेज में डिवाइड कर दिया है, 3 फेज में, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो अगर मैं फेज 1 की बात करता हूं, ठीक, तो ये कब से कब तक था? सर ये था 1885 से लेके 1905 तक, ठीक। अब फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो सर ये था 1905 से लेके कब तक? एक सेकेंड गाइस, कब तक? 1919 तक, मतलब 1919 तक, ठीक। अब अगर मैं बात करूं फेज 3, गांधी एरा जिसको बोलते हैं, ये कब तक चला? 1919 से लेके 1947, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया। तो ये आपको टाइमलाइन है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब मैं बात करता हूं कि सर हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो कब बनी थी। तो देख लो भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनी थी 1885 में बनी थी। किसने बनाया था इसको? इसको बनाया था एओ ह्यूम जी ने बनाया था, एओ ह्यूम ने। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछेंगे सर एओ ह्यूम जी का पूरा नाम क्या था? सर एओ ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ठीक है, एलन ऑक्टावियन ह्यूम। अब मेरे को साथी बोलेंगे सर जी साल बताना तो इजी है, आपने बता दिया कि 1885 में पार्टी बनी थी। अब मुझे ये भी तो बता दो कि डेट कब थी। तो डेट भी देख लो भाई, एसएससी के एग्जाम में आता है। डेट जो थी वो क्या थी? 28 दिसंबर। अब मेरे भाई बंधु मुझे बताओ कि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट था आईएनसी का वो कौन था? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बता दो। तो देख लो, अगर मैं बात करता हूं प्रेसिडेंट की, फर्स्ट प्रेसिडेंट की, तो वो थे WC बैनर्जी। इनका भी एक पूरा नाम है, मतलब एक क्या वही नाम है, WC की जो फुल फॉर्म है वो है वुमेश चंद्र, ठीक, वुमेश चंद्र बैनर्जी। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि सर वुमेश चंद्र बैनर्जी तो थे, अब मुझे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दो। तो देख लो भाई, एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं बात करूं तो पहले इसकी जो फॉर्मेशन थी, मतलब इसकी जो फर्स्ट सेशन था 28 दिसंबर को याद कर लेना, फर्स्ट सेशन भी था, जो कि पहले पुणे में होने वाला था। कहां होने वाला था? पुणे में। पर कॉलरा की बीमारी फैल गई थी। कौन सी? कॉलेरा की बीमारी फैल गई थी, जिसकी वजह से ये चीज यहां पे, ये सेशन यहां पे ना होके कहां हुआ? बॉम्बे में। बॉम्बे में हुआ। अब जब बॉम्बे में ये सेशन हुआ तो सर कितने लोग आए? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर इतने लोग आए, 72 डेलीगेट्स,
डेलीगेट्स, मतलब 72 प्रतिनिधि है, 72 डेलीगेट्स है। अब इसमें 72 प्रतिनिधि में कौन लोग थे, कौन है ये लोग, कहां से आए हैं ये लोग? तो ये लोग थे भारत के एजुकेटेड इंडियंस, जैसे कि जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ऐसे भी काफी सारे लोग जो बहुत एजुकेटेड थे। 72 लोग आए, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। चलो भाई, अब अगर मैं बैकग्राउंड की बात करता हूं तो बैकग्राउंड तो हम लोग को पता ही चल गया क्या बैकग्राउंड था। अब उस टाइम पे मतलब जो ब्रिटिश रूल था वो तो चल ही रहा था, पर भारतीयों में जो इंडियन एजुकेटेड लोग थे उन लोगों को डिसकंटेंट बढ़ रहा था, मतलब असंतोष हो रहे थे काफी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा असंतोष हो रहे थे, समझो। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों का गुस्सा फटे ना, मतलब पार्टी अगर इसकी बनी तो क्यों बनी, तो समझो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि लोगों को गुस्सा फटे ना, तो इस वजह से काम करते हैं कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो एक जगह पे आके बता दे। पहले छोटे छोटे एसोसिएशंस थे, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं, पहले जो एसोसिएशन था वो एक इंडियन एसोसिएशन था। कौन सा था सर? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में बना था। किसने बनाया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ऐसे छोटे छोटे एसोसिएशन थे, जैसे कि एक और था बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन। अब मेरी बात समझो शांति से कि मतलब लोगों को गुस्सा फट के दोबारा से 1857 का रिवॉल्ट ना क्रिएट कर दे। भाई जानते हो सब लोग कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बहुत बड़ी क्रांति थी, ठीक है। तो हालांकि वो अनसक्सेसफुल था, मतलब जो इंडियंस चाहते थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ था, बट स्टिल लोगों फिर वैसी एक रिवॉल्ट ना क्रिएट कर दे, इस वजह से आईएनसी बनाएगी। किसकी अब जो भी प्रॉब्लम है छोटे छोटे एसोसिएशन पे ना करके एक जगह पे आईएनसी के पास अपना गुस्सा फोड़े जाके। इसको हमने बोला सेफ्टी वेल्व थ्योरी। क्या बोला इसको? हमने बोला सेफ्टी वेल्व थ्योरी। एक सेकेंड, इसको यहां लगाओ। इसको हमने बोला सेफ्टी वेल्व थ्योरी। अब सब लोग लिखेंगे साथ में क्या? सेफ्टी वेल्व थ्योरी। अब सेफ्टी वेल्व से क्या समझते हो सर? सेफ्टी वेल्व से हम लोग ये समझते हैं कि जब कुकर में मतलब कुकर होता है उसमें जो एक्सेसिव गैस होती है वो किस तरीके से निकलती है? सेफ्टी वेल्व से तो निकलती है। तो इसको सेफ्टी वेल्व थ्योरी इस वजह से बोला गया कि अगर इंडियंस में ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है तो वो इस पे जाके निकाले। किस पे? इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। पर इन्होंने ये सोच के बनाई। अब ये लोग क्या जाने कि ये पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन जाएगी, मतलब ब्रिटिशर्स ने एक बीज बोया, वो बीज एक पेड़ बन गया और उस पेड़ पे पूरी कंट्री चल रही है। समझ रहे हो? सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने सोचा कि जितना अब निकालना होगा इन्हीं के ऊपर निकाल देंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर। वो क्या जाने आजादी का सबसे बड़ा पार्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी। समझे? तो वही हुआ एट दी एंड। तो सेफ्टी वेल्व थ्योरी सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बोला गया था कि अगर किसी भी भारतीय को अपना गुस्सा फोड़ना है जाके तो आईएनसी भी फोड़े जाके, भैया हमसे कोई लेना देना नहीं है। समझे? चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक हो गया। चलो अब बात करते हैं सेगमेंट 2 की। इसमें इसको बोले मॉडरेट फेज। क्या बोला? मॉडरेट फेज, जिसमें कि मॉडरेट फेज में ये कब तक रहा? मॉडरेट फेज सबको पता है ना, कब से कब तक? 1905 से लेके 1919 तक, ठीक है। चलो अब मैं अगर इस कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लूं कि सर मॉडरेट फेज को हम लोग क्या बोलते थे? ये तो सेगमेंट 1 है यार, ये तो सेगमेंट 1 है, इसको वो कर लेना। फेज 1 है, ठीक है। फेज मैंने 3 फेज में डिवाइड किया था ना, तो फेज 1 है ये कब से कब तक था? ये 1885 से लेके 1905 तक था। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस मॉडरेट फेज को हम लोग क्या बोलते थे सर? इसको हम लोग बोलते थे नरम दल। नरम दल। भाई इस टाइम पे नई नई पार्टी फॉर्म हुई थी, नई नई पार्टी फॉर्म हुई थी, तो ऐसा कोई इशू भी नहीं था, ठीक है।
तो ये लोग बहुत ही नरम तरीके से काम करते थे। इसको, इस थ्योरी को, मतलब जो नरम तरीके से काम करते थे, इसको मैंने बोला क्या, ट्रिपल पी, पी पी पी। मतलब कि ये लोग कैसे काम करते थे देख लो एक बार। पी से प्रेयर, मतलब कि प्रे करना। दूसरी बात पी से पेटिशन, फिर तीसरी बात पे से प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब कि ये बहुत ही नरम तरीके से काम करते थे। मतलब अपनी विनम्र चीजों से, सर ये करा दो, सर वो करा दो। प्रोटेस्ट भी करते थे ना तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करते थे, ठीक है। तो मतलब ये रिक्वेस्टिंग टाइप के थे, थोड़े से रिक्वेस्ट करते थे। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मैं इनको कैसे याद करता हूं देख लो। एक सिटी का डीजीपी, डीजीपी, उसके आगे बी लगा लो, ठीक है। तो देख लो, अगर मैं डी की बात करता हूं तो डी से क्या आ जाते हैं, दादा भाई नरौजी, दादा भाई नरौजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब इन्होंने ही एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं क्या, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी। उसमें इन्होंने बताया कि सर इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी जो थी उसमें किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडिया को लूट लेते थे। मतलब इंडिया का कैसे, किस तरीके से इंडिया का जो पैसा था वो पूरी तरीके से ब्रिटिश के खजाने में जा रहा था। मतलब हम लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। इवन जो चीजें भारत में पैदावारी होती थी उन सब चीजों की भी टैक्स ये लोग हमसे लेते थे। इवन सब कुछ वहां ले जाते थे। कैसे, किस तरीके से भारत का पैसा ये लोग इंग्लैंड ले जाते थे, ठीक है। तो मतलब सीधी बात समझनी है कि ये जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी सर ने बोली है, किसने, दादा भाई नौरोजी ने, ये किसके ऊपर है, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को लूट लिया, ठीक। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं बात करता हूं जी। तो इनको हम बोलते हैं, जी के मतलब गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले। अब एक बात समझो, इनको मैं एक आगे लिख देता हूं गुरु। क्या लिख दूंगा, गुरु। अगर मैं गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करता हूं तो गोपाल कृष्ण गोखले जी कौन थे, ये गांधी जी के गुरु थे। मतलब गांधी जी इन्हीं को अपना गुरु मानते थे और इन्हीं से ही इन्होंने पॉलिटिक्स सीखी और इन्हीं को ही अपना आगे चल के गुरु मान लिया कि सर आप ही मेरे गुरु हो, मैं आप ही के सिद्धांतों पे चलूंगा, ठीक है। ये मामला था। अब अगर मैं डीजीपी पी की बात कर दूं, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। और अगर मैं बी की बात कर दूं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये की लीडर्स हैं, मतलब जो हमें याद होने ही चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि नरम दल के मुझे लीडर्स के नाम बताओ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्यों, आप मेरे से पढ़े हो, आपको क्या बताया मैंने, एक सिटी का डीजीपी, डीजीपी और आगे बी लगा दो। तो इतना तो इजी है, डीजीपी भी याद नहीं रख सकते हो और नाम सबके बता ही दिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं लाडले, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इनकी डिमांड्स की कि सर इनकी डिमांड्स क्या थी, तो देख लो इनकी जो डिमांड्स थी वो ऐसी डिमांड थी कि सर एक काम करिए, हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा दीजिए प्लीज़। तुम लोग कितने नरम इंसान थे, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके सामने कि हमारा ना पार्टिसिपेशन बढ़ा दो लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर लिखेंगे तो लिख लो कि
लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेशन बढ़ा दो। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो जैसे इंग्लैंड में आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, वैसे इंडिया के भी सिविल सर्विसेज एग्जाम करवाओ। मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। तो क्या इस चीज से क्या समझे भाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अगर भारतीय की जो पार्टिसिपेशन होगी ज्यादा होगी, उससे क्या फायदा होगा सर? उससे ये फायदा हो जाएगा कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होंगी उसके बारे में हम और चीजें जान पाएंगे, और इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और इंडियन सिविल सर्विसेज से क्या समझते हो कि सर अगर हम लोग भी इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम देंगे तो सर हम लोग भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ पाएंगे, उसमें और हमारी भागीदारी हो जाएगी, गवर्नमेंट में सीधे मैन टू मैन बात हो पाएगी यार। मतलब ये वहां के, क्योंकि भाई सब पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम पे, ये जो एक्सट्रीमिस्ट में सॉरी मॉडरेट्स में जो लोग बता रहा हूँ सब पढ़े लिखे थे, तो सबको समझ में आ रहा था कि एटलीस्ट मतलब हमारे साथ हो क्या रहा है, ब्रिटिश सरकार हमारे लिए कर क्या रही है हमारे साथ। तो ये मामला था, समझो। अब बात करता हूं कि इनकी एक और चीज थी, क्या उसको हम लोग बोलते थे क्या, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का इन्होंने पूरे तरीके से अपोज किया कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है ना, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक तरीके से जो हमारा शोषण हो रहा है, आर्थिक तरीके से जो शोषण हो रहा है, इसका इन्होंने पूरे भरपूर तरीके से अपोज किया कि सर ये बिल्कुल सही नहीं है जो आप ये कर रहे हो। क्या सर हमारे ऊपर हाई टैक्सेस लगा रहे हो, हम लोग अपने देश में रह रहे हो इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं। भाई हम अपने देश में इंडिया में रह रहे हैं, अगर हमारे ही वेलफेयर के लिए चीज़ें हम देंगे तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, पर हम इंडिया में रह के ब्रिटिश सरकार को क्यों अपना टैक्स दे रहे हैं? कितनी गलत चीज़ है, समझो। तो इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने बोला क्या, उस चीज़ का अपोज किया, किसका, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का इनने क्या किया, अपोज किया। ठीक, अपोज किया अच्छे से, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं एक टर्निंग पॉइंट की, जिसको हम लोगों ने नाम दिया 1905। सर यहां आपने टर्निंग पॉइंट क्यों लिखा है? तो लाडले सीधी बात समझो, मैंने 1905 में इस वजह से यहां टर्निंग पॉइंट लिख दिया कि इस चीज ने आके 1905 आके पूरी चीजें बदल दी, पूरा मतलब ऐसा इन लोगों का खेल बिगाड़ा कि बिल्कुल मामला ही पुल्टा पड़ गया। देख लो कैसे, देख लो इस टाइम पे क्या हुआ था सर, बंगाल का पार्टीशन हो गया था। ओ तेरे की, बंगाल पार्टीशन। अब देख लो इस चीज को, बंगाल पार्टीशन में इतना ज्यादा इंपैक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमें जो बंगाल का पार्टीशन करने को बताया था, वो ये बताया था कि सर बंगाल का पार्टीशन हो रहा है क्यों, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे हो रहा है, मतलब हमारी खुद की पॉलिसीज है कुछ, उसकी वजह से हम लोग बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं। पर बेटा दुनिया को हम चला रहे हैं, मतलब अब यार देख रहे हो, भारत में ही सबसे ज्यादा वैसे लोग मिलते हैं दिमाग लगाने वाले, तो भारत को, भारतीयों को कोई पागल नहीं बना सकता है, ठीक है। तो दुनिया मतलब भारतीय ये सोच रहे हैं साल हम दुनिया को पागल बना रहे, तुम हमें पागल बना रहे हो, ठीक है। तो ये चीज समझो आप, यहां पे ये बोला गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की वजह से पार्टीशन किए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहां पे हमें पता चला कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की वजह से नहीं था, ये जो पार्टीशन हुआ है ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की वजह से हुआ है। किस वजह से हुआ है? हिंदू मुस्लिम को सेपरेट कर दिया इनने, हिंदू मुस्लिम को सेपरेट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ आप समझो, इन्होंने पॉलिसी चलाई डिवाइड एंड रूल। इससे क्या मतलब समझे, हम लोग हमेशा बोलते हैं एक से भले दो, पहले जो दो थे वो एक ही बचा, पर ऊपर ब्रिटिश सरकार बनी हुई है, बैठी हुई है, तो ज्यादा पावर किसके पास है? ब्रिटिश सरकार के पास। अब दो लोग में डिवाइड हो गई, हिंदू अलग हो गए, मुस्लिम अलग हो गए। तो इन्होंने अब सोचा कि भाई जब डिवाइड एंड रूल हो ही चुका है तो बढ़िया से अब राज तो हम करेंगे ही, डिवाइड एंड रूल। अब इस पे सरकार, मतलब भारत के जो लोग थे वो भड़क गए कि ये नहीं करना चाहिए था, मतलब इतना तुम दिमाग लगाओगे, हम साला यहाँ पे तुमसे बोल रहे हैं कि
अपने तरीके से रहो, जैसा आप बोलेंगे वैसा रहेंगे, दोनों कॉम्प्रोमाइज करके चलेंगे, पर तुम यहाँ हमसे दिमाग लगा रहे हो, बताओ। तो ये तो बहुत ही गलत है। तो इस जगह पे भारतीयों ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट चालू कर दिया। क्या चालू किया? स्वदेशी मूवमेंट। तो सब लोग सब पहले जानेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट था क्या। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक, 1905 आएगा इसका भी अगर डेट पूछा जाए तो 1905। सर स्वदेशी मूवमेंट में हम लोग को बताया गया क्या कि भाई अब ऐसा है कि जितनी भी चीजें होंगी, चाहे ट्रेड की बात कर लो, चाहे एजुकेशन की बात कर लो, चाहे हर चीज की जो बात कर लो, हम पूरे तरीके से फॉरेन पॉलिसीज को बॉयकॉट करते हैं। अब हम अपना खुद का रखेंगे जो भी रखेंगे। तो स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने प्रमोट किया अच्छे से कि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अब स्वदेशी मूवमेंट, फॉरेन पॉलिसीज जितनी भी थी, जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसीज, उनको बॉयकॉट कर दिया, उनको बॉयकॉट कर दिया। तो यही से मतलब ये समझ में आता है कि कितना मतलब ये लोग गेम खेले। तो इसकी वजह से अब असली लड़ाई शुरू हो गई यही सही कि अब हमें नहीं माननी तुम्हारी बात, अब हम खुद अपना देखेंगे, बहुत हो गया तुम्हारा। अब इसी के साथ बात करेंगे किसकी, अब आ जाता है एक्सट्रीमिस्ट। कहते हैं ना पाप का घड़ा भर जाता है। क्या कहते हैं? पाप का घड़ा भर ही जाता है। पर यहाँ पे पाप का घड़ा तो भर ही गया था, उसके साथ साथ समय, मतलब जो पेशेंस लेवल था ना वो बिल्कुल पीक पे आ चुका था, मतलब फट चुका था बिल्कुल। तब अब फील्ड में उतरे एक्सट्रीमिस्ट। कौन उतरे सर जी? एक्सट्रीमिस्ट। इनको हम बोलते थे गरम दल। क्या बोलते थे? गरम दल। इसका अगर टाइम पीरियड आपसे पूछ लिया जाए तो 1905 से लेके कब तक? 1919 तक, 1919 तक। तो ये टाइम पीरियड है एक्सट्रीमिस्ट लोगों का। तो सबसे पहले अगर मैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लूं तो ये लोग बहुत ही मतलब वैसे टाइप के थे, अग्रेसिव टाइप के। मतलब गुस्सा ही आ गई थी इन लोग को कि यार ये मतलब ऐसा हम लोगों के साथ कर रहे हैं, मॉडरेट मतलब जो मॉडरेट लोग थे नरम दल वालों के साथ, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत बात है। तो इन लोगों ने अब क्या किया, सड़क पे उतरना चालू कर दिया कि अब हम तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं चीजें अपने अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। तो देख लो कैसे। हमने बोला कि अब हमें रिफॉर्म्स नहीं चाहिए, पर अब हमें क्या चाहिए? स्वराज। अब हमें चाहिए स्वराज, मतलब अब हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, अब हमें स्वराज चाहिए, सेल्फ रूलिंग चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ रूलिंग। चाहे वो प्रोटेस्ट करके मिले, चाहे तुम्हें मार के मिले, मतलब मार के तो क्या ही, मतलब ये तो ज्यादा ऊपर की बात हो गई, मार के तो क्या, अब चाहे हमें प्रोटेस्ट करके मिले, चाहे हमें सड़क पर उतरना पड़े, चाहे हमें भूखा रहने पड़े, पर अब हमें चाहिए स्वराज, पूर्ण स्वराज। ठीक है, चलो अगर मैं इनके की लीडर्स की बात कर लेता हूं तो इनके की लीडर कौन थे? लाल, बाल काले होते हैं तो काले से लिख लेंगे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। तो लाल की अगर मैं बात करूं तो ये कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ये कहां से थे सर? ये थे पंजाब से। इनको हम बोलते थे क्या? इनको बोलते थे पंजाब केसरी। एग्जाम में आता है कि पंजाब केसरी किसको बोलते हैं, तो आपके मुंह पे आंसर रखा रहना चाहिए, लाला लाजपत राय। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, कि बाल, तो इनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ये कहां से थे सर? ये थे महाराष्ट्र, मतलब बॉम्बे से, महाराष्ट्र से थे। अब अगर मैं बात करूं किसकी, पाल की, तो इनका नाम था बिपिन चंद्र पाल। बिपिन
बिपिन चंद्र पाल। ये कहाँ से थे? ये थे बंगाल से। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसे। अब अगर हम बात करेंगे इनके कुछ मेजर इवेंट्स थे, ठीक, तो मेजर इवेंट्स हम यहां पे लिख लेंगे एक बार। चलो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट जो था, मतलब कि जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको इन्होंने फॉलो किया कि हाँ भाई अब स्वदेशी मूवमेंट चलेगा, फॉरेन पॉलिसीज को पूरे तरीके से कैंसिल कर देंगे, अब हम बिल्कुल भी बात नहीं चलने देंगे तुम्हारी, बिल्कुल भी चलने ही नहीं देंगे। चलो ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के बाद इन्होंने क्या किया, यहां पे लिख लो, आया कांग्रेस स्प्लिट। क्या आया? कांग्रेस स्प्लिट। ये कब आया सर? ये आया 1907 में। कब आया सर? ये आया 1907 में। और इसमें क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम जो थे उनके बीच में तालमेल बैठ नहीं पाया। मतलब उनके कुछ विचार अलग थे, हमारे विचार कुछ अलग थे, दोनों का तालमेल नहीं बैठ पाया। तो इसने एक काम किया, भाई ऐसा है तुम अपनी अलग पार्टी बना लो। अब मतलब लड़ने से कोई मतलब नहीं, हम वैसे ब्रिटिशर से लड़ रहे हैं, अब अपने लोगों इंडियन से भी लड़े, ऐसे मामला चल नहीं पाएगा। एक काम करो तुम अपनी अलग पार्टी बना लो। तो कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई, एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है ही, प्लस मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ठीक, मुस्लिम लीग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। चलो ठीक है, जिसमें कई लोग क्या हो जाते थे, एक चीज और समझना, डिवाइड हो गई और साथ में इनको मतलब मॉडरेट्स, ये तो हम लोग अभी भी पढ़ चुके हैं, मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट। मतलब सीधी बात बोल दी, जो नरम तरीके से काम करना चाहते हैं वो मॉडरेट्स पे चल जाए, और जो मेरी तरह बिल्कुल रोड पे उतर के और गर्म तरीके से काम करना चाहते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट में उतर जाए। इस वजह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, इसलिए आ गया ये मामला। फिर इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इसके बाद बात आ जाती है अब लाहौर सेशन की। कब आती है? अब बात करेंगे हम लोग लाहौर सेशन की। लाहौर सेशन, इसमें क्या आ जाता है, ये आता है पहली बात तो 1916 में। अब इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे, एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट्स, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। मतलब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। अब बारी आ गई थी यूनिटी की, कि अब दिखाएंगे कि भाई साहब यूनिटी कैसे बनती है। देख लो, इन यहां पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी दिखी दोनों लोगों की, यहां पे हिंदू प्लस मुस्लिम की एकता दिखी, समझ रहे हो? तो यहां से सब चीजें समझ में आ जाती हैं कि हाँ अब दिखाएंगे ब्रिटिश सरकार को कि ऐसा है, अब तो तुमने हमें अलग तो कर दिया था बंगाल का पार्टीशन करके, अब हम यूनाइट होकर तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मामला बिगड़ गया था, चीजें गंभीर मामले पे आ गई थी बहुत ज्यादा। अब अगर बात की जाए तो अब फील्ड में कौन उतरते हैं? हमारे गांधी जी। और वी ऑल नो दैट ही वाज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मॉडर्न हिस्ट्री, वी ऑल नो दैट, है ना। चलिए, तो अब बात करेंगे कि कैसे उन्होंने साथ दिया। तो गांधी एरा की अगर मैं बात कर देता हूं तो ये एक तो सबसे पुराना, और सबसे पुराना तो मान लो है ही, पर सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम चलने वाला, मतलब जिसका टाइम पीरियड सबसे ज्यादा था, वो कौन सा था? गांधीयन एरा। तो गांधीयन एरा की अगर मैं बात कर लूं तो ये कब से कब तक चला सर? ये चला 1919 से लेके 1947 तक, समझ रहे हो? 1947, मतलब जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तक गांधी जी अपनी चप्पल रगड़ते ही गए।
ठीक है। तो अगर मैं गांधी जी की एंट्री की बात कर लूं तो देख लो 1915 में ये साउथ अफ्रीका से लौटे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। आपने लॉ की पढ़ाई करके, किसकी? लॉ की पढ़ाई। भाई पैसे वाले आदमी थे यार, वो भले ही धोती कुर्ता पहन के घूमते थे पर पैसा तो था। भाई साहब साउथ अफ्रीका कौन जाता है पढ़ाई के लिए? तो ठीक ठाक सिस्टम था, मतलब सिस्टम तो था ही मान लो, ठीक है। अब समझो साउथ अफ्रीका गए, अब यहां पे आके इन्होंने भारत में आके 1917 में आके इन्होंने चंपारण सत्याग्रह ज्वाइन किया। चंपारण सत्याग्रह इन्होंने ज्वाइन किया, जिसको अब एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन बताओ मुझे। चंपारण सत्याग्रह में जो गांधी जी थे उनको किसने इनवाइट किया था? बताओ किसने इनवाइट किया था? वो किया था सर राज कुमार शुक्ला। अब ये इनको ज्वाइन करने से फायदा क्या हुआ देख लो। इनको ये ज्वाइन करने से ये मिला कि अब ये इंडियन गवर्नमेंट में एक्टिव हो गए थे, मतलब दिखने लग गए थे कि हाँ एक गांधी जी के नाम के लोग हैं, इंसान हैं, वो बढ़िया बढ़िया मूवमेंट चला रहे और जीत हासिल करते हैं उस चीज़ में। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज में अब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब बात आई जब ये सबकी नज़रों में आ गए, तब एक टाइम आया 1919 का, जब इन्होंने पूरे तरीके से आईएनसी की कमान संभाल ली। पूरे तरीके से इन्होंने क्या किया? आईएनसी की कमान संभाल ली। अब पूरा लेखा जोखा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो कौन देखेंगे? गांधी जी देखेंगे। समझ रहे हो? चलो अब मैं बात करता हूं रॉलेट एक्ट की। बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। सर रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था देख लो। रॉलेट एक्ट 1919 में चालू हुआ और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या अपने रूल्स रखे कि भाई अब ऐसा है कि ये लोग का बहुत अत्याचार उठा रहा है हम लोग के ऊपर, पर फिर भी गवर्नमेंट तो अपने ही हाथ में है, तो एक रॉलेट एक्ट चालू कर दो। उसमें क्या होगा? बिना वारंट के किसी को भी उठा लेना। तुम्हें इस पर शक हो रहा है ज़्यादा बकैती कर रहा है, उठा लेना, इसको जेल में डाल देना। तो ये चीज़ पे भारत और भड़के, इसका विरोध हुआ, ढंग से विरोध किया, अच्छे से भारतीयों ने खूब पेल के विरोध किया इसका। अब समझो जब इसका विरोध किया तो क्या हुआ? इसी टाइम पे इसके विरोध करने पे जलियांवाला हत्याकांड हो गया। जलियांवाला अमृतसर में हत्याकांड हो गया, जिसमें ये कांड किसने करवाया था? कांड करवाया था ये किसने? जनरल डायर, जिसमें काफी सारे बेगुनाह लोगों की जान चली गई। समझ रहे हो? बेगुनाह लोगों की जान चली गई। तो रॉलेट एक्ट से समझ में आ रहा है कि उसका विद्रोह किया तब जलियांवाला कांड हो गया। तो ये दोनों एक चीज से मैच होता है। अब समझते हैं क्या। अब आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या आया? अब आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कब आया सर? ये आया 1920 में। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ? इसके चलाने का ये मतलब था कि मतलब गांधी जी ने चलाया इसको, और इसमें ये पता चलता है कि वो हर काम बिना अहिंसा करना चाहते, मतलब अहिंसा से करना चाहते थे, मतलब कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हो, शांति से अपना प्रोटेस्ट करके चीज़ें हासिल कर लो, ये कहने का मतलब था। समझ रहे हो? इन्होंने काफ़ी सारी डिमांड्स रखी, काफ़ी सारे मोमेंट्स उस टाइम पे आए। समझ रहे हो? तो फिर इन्होंने क्या किया कि इसी के साथ खिलाफत मूवमेंट को भी जोड़ दिया। खिलाफत मूवमेंट जोड़ने से हमें क्या फायदा हुआ? इसी के साथ क्या किया? खिलाफत मूवमेंट भी जोड़ दिया, जिससे कि क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम की एकता मिल गई। हमें क्या मिल गया? हिंदू और मुस्लिम की एकता मिल गई। हिंदू प्लस मुस्लिम, ठीक है, कि एकता मिल गई। पर उसी टाइम क्या हुआ? 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया।
क्या हो गया, चौरी चौरा इंसिडेंट। अब समझेंगे चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है सर। देखो मेरे सभी भाई, अरे भाई लाडले क्या कर रहा है, बेइज्जती कराएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात, चौरी चौरा इंसिडेंट ये कब हुआ था, ये हुआ था 1922 में। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है सर, ये पड़ता है यूपी में। ठीक, तो चौरी चौरा में इंसिडेंट हुआ है ऐसा क्या कि लोग सड़क पे उतर चुके थे, थानों में आग लगाने लग गए थे, जो बसों में आग लगाने लग गए थे, लोगों को मारने लग गए, पुलिस कर्मियों को मारने लग गए थे। तो उस टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ और गांधी जी को ये चीज समझ में आई कि लोग अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए तैयार नहीं है, मतलब कि अहिंसा के लिए तैयार नहीं है, हिंसा करना चाहते। बहुत ज्यादा हिंसा फैल गई जिसमें कि कम से कम 15 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। किसमें, चौरी चौरा मूवमेंट में। इस वजह से चौरी चौरा वाला जो इंसिडेंट था, उस वजह से इन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। तो ये कुछ ऐसे हमारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जो गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। और क्यों चलाए गए थे वो तो मैं बता ही रहा हूं आपको। है नॉन कॉपरेशन मतलब सीधे सीधे अपनी बात रखते थे, कैसे प्रोटेस्ट कर लेते थे और बोलते थे कि अब हम स्वदेशी रहेंगे पूरे तरीके से, वी वांट पूर्ण स्वराज, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन में क्या समझे कि इसमें जितने लोग आए थे साइमन कमीशन में, सबके सब ब्रिटिशर्स थे, एक भी इसमें इंडियन नहीं था। तो भारतीयों को ये चीज लगी कि टर्म्स एंड पॉलिसीज भारत की बन रही है, पर सब बना कौन रहा है, सब ब्रिटिशर्स के लोग बना रहे हैं, तो कितनी गलत बात है। तो इस वजह से जो इंडियंस थे उनका जो गुस्सा था वो और तरीके से फट गया कि ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो आप, मतलब एटलीस्ट एक तो भारतीय हो, एटलीस्ट उसके अकॉर्डिंग भी तो चीजें हो। पर सब साइमन कमीशन में सब ब्रिटिशर्स थे। तो अब इस चीज का विरोध होने लगा, पूरे देश भर में नारे चलने लग गए, किस चीज के, साइमन गो बैक। अब एसएससी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है यहां से। क्या क्वेश्चन बन के आता है कि लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी वो कौन से आंदोलन के अकॉर्डिंग हुई थी। अब समझो, साइमन कमीशन जब आए थे तो साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते टाइम लाठीचार्ज हुआ। अब लाठीचार्ज में उनकी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, समझ रहे हो। तो ऐसी ये सब बातें होती हैं, मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय जी की साइमन कमीशन में। चलिए फिर आता है लाहौर सेशन। क्या आता है, लाहौर सेशन। ठीक है, फिर उस टाइम मतलब जो लाहौर सेशन था ये कब आया, पहली बात तो ये जानेंगे, जो लाहौर सेशन आया वो आया 1929 में। ठीक, ये वो टाइम था जब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, सेल्फ रूलिंग चाहिए, पूरी तरीके से सेल्फ रूलिंग चाहिए। ये नहीं कि आप भी थोड़ा बहुत भी राज करो, थोड़ा बहुत भी राज नहीं करोगे, अब पूरा राज हम करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की यहां पे बात हुई, किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई यहीं पे ही, समझ रहे हो। अब बात की जाए कि इसी के बाद क्या हुआ, 1930 में पहली बार इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ यार, अब थोड़ा गला सूख गया, पानी पी लूं, एक सेकंड रुक जाओ। चलिए अब मैं अगर बात करूं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो कोई मुझे बताएगा कि सर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है। भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, ये पहली बात तो कब आया था ये देख लो सर, ये आया था 1930 में।
अब इसी के साथ हमारा डांडी मार्च भी चला था। क्या चला था? डांडी मार्च, जो कि साबरमती आश्रम से लेके डांडी तक चला था। ठीक, क्यों चला था? सॉल्ट पे जो टैक्स लगता है, सॉल्ट पे जो टैक्स लगता है उसके लिए कि भाई क्यों लग रहा है सॉल्ट पे टैक्स, इस वजह से लगा था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ रही है कि सर इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ था, और जितना बड़ा हाथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का था उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका था? गांधी जी का। गांधी जी इज द मेन पर्सन जिसने बहुत चीज़ों में पार्टिसिपेट करके हमें आज़ादी दिलाया। ये बात सच्चाई है, बिल्कुल सच है। ठीक है, अब बात करते हैं राउंड कॉन्फ्रेंस की। फिर इसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब लंदन में 3 राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल की मीटिंग हुई, तो ये तीनों राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल जो होती थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती थी, ये किस वजह से होती थी? भारत के भविष्य पे बात करने के लिए। किस लिए बात होती थी? कि भारत का भविष्य होगा वो कैसा होगा और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें लंदन में बैठ के डिस्कस होती थी। समझ रहे हो कितना मतलब टोपापंथी थी उस टाइम की कि मतलब भारत के विकास की बात, भारत के भविष्य की बात बैठ के लंदन में कर रहे हैं। भाई ब्रिटिश सरकार तो जाहिर बात है लंदन में ही करेंगे। ठीक है, उस बीच क्या हुआ, जब गांधी इरविन पैक्ट, किसका? गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? 1931 में। तब जाके उन्होंने दूसरी राउंड टेबल जाके अटेंड करी। किसने? गांधी जी ने। कौन सी? सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस। ये कब हुई थी? 1931 में हुई थी। पर कब करी थी? जब गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन हो गया था, उसके बाद करी थी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट की। सर क्विट इंडिया मूवमेंट आया था, भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। 1942 में हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। उस टाइम पे यह आंदोलन चला, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब पूरे तरीके से बोल दिया गया कि अब भारत छोड़ दो। अब हमारी खुद की पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हो चुकी है। हमारे पास 2 पार्टीज है, मुस्लिम लीग भी है और अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। तो इसलिए अब उन्होंने बोला भारत छोड़ दो पूरे तरीके से। इस चीज से बहुत चर्चा हुई और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग टाइप के ऑफर्स आने लग गए कि ऐसा यार भारत मत छुड़वाओ, ये ऑफर ले लो, अरे तुम भी काम करो, ये मत कराओ वो करवा दो, ऐसा करवाओ। तो उन ऑफर में से एक ऑफर था क्रिप्स मिशन, जो कि कौन लेके आया था? ये लेके आए थे स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स। एक ऑफर और आया था, उसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। ये भी रिजेक्ट हो गया था। अब कोई मेरा दोस्त मुझे बताएगा कि सर ये सारी चीजें ऑफर क्यों कैंसिल हो गए थे? क्योंकि भाई हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज। हमें एक सेकंड, कौन सा सिलेक्ट हो गया? हमें चाहिए था पूर्ण स्वराज, मतलब पूरे तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए थी। पर ये लोग हमें क्या प्रोवाइड कर रहे थे? ये लोग हमें प्रोवाइड कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस, ये लोग हमें डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड। अब डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है? कुछ दोस्त में से पूछेंगे सर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? तो भाई डोमिनियन स्टेटस वो स्टेटस होता है जहां पे भाई जो रूलिंग होगी वो ब्रिटिश एम्पायर ही करेगी, पर कुछ चीजें उसमें हमारी भी रहेंगी, या फिर कुछ चीजें ब्रिटिश एम्पायर की रहेंगी पर रूल हम लोग करेंगे।
यही है, मतलब रूल हमारे पास रहेगा पर कुछ चीज़ें उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी इंक्लूड रहेंगी। तो हमने ये सारे ऑफर्स कैंसिल कर दिए क्योंकि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए था। अब उस टाइम पे इंटरिम गवर्नमेंट भी आई। क्या आई? इंटरिम गवर्नमेंट। क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रस्ताव तो रख ही दिया गया था कि हमें अब खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए। उसी टाइम की तो बात है ये, ठीक। इंटरिम गवर्नमेंट भी आई थी, ये 1946 में आई थी, पर ये तो 1946 जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई थी उसके टाइम पे आई थी। तो इंटरिम गवर्नमेंट में हम लोगों ने क्या जाना कि ये वो गवर्नमेंट थी कि जब तक हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता या तब तक हमारे देश में ऐसी कोई पार्टी भी नहीं है, ठीक, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग काम करे। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं वही लोग तब तक सरकार चलाएंगे। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट का काम था। तो यहाँ से आप ये चीज़ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को, समझे लाडले। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की, जब हमारा देश आजाद हो गया, आईएनसी बिकम इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकम द मोस्ट important political party of India, जिसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने 1947 से लेके 1965 तक क्या प्रधानमंत्री जी मतलब प्राइम मिनिस्टर का रोल निभाया। तब तक ये क्या रहे? पीएम। और काफी सारी चीजें, मतलब इसको लेगेसी क्रिएट करना इस वजह से बोल देते हैं, इस पार्टी ने देश के विकास के लिए कितना किया, मतलब उस टाइप पे, ठीक है। अब का तो मैं जो बात है वर्चस्व ही खत्म हो गया है, ठीक है, पर उस टाइम पे बहुत मेहनत करी थी। मेहनत कैसे करी थी? देश को आगे बढ़ाने के लिए 5 ईयर प्लान इन्होंने ही बनाया, ठीक है। 5 ईयर प्लान इन्होंने बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने ही बनाया। और काफी सारी ऐसी चीजें थी जो मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाने के लिए किया। तो यही से हमारा ये मामला खत्म होता है कि सर एट द एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया। एट द एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया, तो हमें पता चलेगा कि सर इंडियन नेशनल कांग्रेस कहां से बनी, किन किन लोगों का उसमें हाथ था और कैसे बनी और क्या क्या चीजें हमें फेस करनी पड़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस से लेके देश आजाद होने तक। तो ये सब चीजें मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके PYQs करेंगे, सो बी रेडी फॉर इट, ठीक है। सो आज के लिए मैं आपसे यही से विदाई लेता हूं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।